हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास इंग्लिश के फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर 3 डेज टू सी के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और लेटेस्ट डिस्कस में सबसे पहला क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स। दो बच्चे साथ में काम करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे उन स्टेटमेंट्स को दैट आर ट्रू फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से ट्रू स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और अपने आंसर्स को शेयर करना है टीचर के साथ। ओके, तो पहली स्टेटमेंट है द ऑथर एक्सप्रेसेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग। डीप लॉन्गिंग मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। तो ऑथर हेलन केलर ने एक्सप्रेस किया है कि वो वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहती है सेंस ऑफ हियरिंग के थ्रू, यानी कि सुनकर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पूरे ही चैप्टर में हेलन केलर ने मेनली बात की है कि वो वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहती है सेंस ऑफ साइट के थ्रू। ओके, उनकी डिजायर है टू सी द वर्ल्ड, वर्ल्ड को देखना ना कि सुनना। सो हर डीप लॉन्गिंग इज टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ साइट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग। हेलन केलर ने कहा कि दूसरे दिन वो सिटी को एक्सप्लोर करेगी, तो वो सिटी को एक्सप्लोर सिर्फ इसीलिए करना चाहती है क्योंकि वो लोगों को सफ़र करते हुए, परेशान होते हुए देखना चाहती है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। वो सिटी को एक्सप्लोर करना चाहती है टू ऑब्जर्व हाउ पीपल लिव, ये देखने के लिए कि लोग कैसे रहते हैं। वो उनकी स्माइल्स को, उनके वर्क को, उनके इमोशंस को, इवन उनकी सफरिंग्स को भी ऑब्जर्व करेगी, लेकिन सिर्फ सफरिंग को करेगी। ये ओनली की वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। टू सी हाउ पीपल लिव ये होना चाहिए था यहाँ पर। ओके, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, नाउ द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे, जब वो देख पाएगी तो उसका पहला दिन वो स्पेंड करेगी सीइंग द पीपल हुज काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ। उन लोगों को वो पहले दिन देखेंगी जिनकी काइंड हार्टेडनेस ने, जिनकी फ्रेंडशिप, दोस्ती ने उनकी लाइफ को एनरिच किया है, वर्थ लिविंग बनाया है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करनी थी उसमें थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज द ऑथर एक्नॉलेजेस दैट इवन इन 3 days शी वुड नॉट बी एबल टू सी एवरीथिंग। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑथर मानती है कि 3 दिन के बाद भी वो सब कुछ नहीं देख पाएगी, मतलब वर्ल्ड में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। The author feels that everyone can find the greatest joy merely by the sense of touch. हेलन केलर का कहना है कि आप ग्रेटेस्ट जॉय फील कर सकते हैं केवल सेंस ऑफ टच से। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि ग्रेटेस्ट जॉय को फील करने के लिए सभी सेंसेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आप सेंस ऑफ टच से भी जॉय को फील करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट तो उन्होंने सेंस ऑफ साइट को बताया है। देखकर फिर सुनकर भी हम जॉय फील करते हैं, देन स्मेल करके, टेस्ट करके, तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सिर्फ सेंस ऑफ टच से हम ग्रेटेस्ट जॉय फील नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज द ऑथर एडवाइजेज दोज हु कैन सी। हेलन केलर ने जो देख सकते हैं उनको सलाह दी है टू अप्रिशिएट एवरी मोमेंट एज इफ दे माइट लूज देयर सेंस टुमारो, कि हर पल को अप्रिशिएट करिए इस तरह से जैसे कि कल आपकी सेंस खत्म हो जाएगी। इस तरह से देखिए जैसे कल आप देख ही नहीं पाएंगे, ऐसे सुनिए जैसे कल आप सुन ही नहीं पाएंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट इज ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइफ्स एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस। तीसरे दिन ऑथर ऑब्जर्व करेगी लोगों को उनकी डेली लाइफ्स में और उनके एक्सपीरियंसेस को समझेंगी। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करनी थी। इसमें 4 स्टेटमेंट्स ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट कि पहले दिन वो उन लोगों को देखेगी जिनकी दोस्ती ने, जिनकी काइंड हार्टेडनेस ने उसकी लाइफ को एनरिच किया है। फिर कि 3 दिनों में भी वो सब कुछ नहीं देख पाएंगी, ये वो मानती है। ऑथर ने उन लोगों को एडवाइस किया है कि अगर आप देख सकते हैं तो हर पल को अप्रिशिएट करिए जैसे कि कल आप देख ही नहीं पाएंगे। फिर तीसरे दिन वो लोगों को ऑब्जर्व करेगी उनकी डेली लाइफ्स में और उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करेंगी। ओके, नेक्स्ट। Now next is complete the table given below with what Helen Keller wanted to do on the 3 days if she had sight. Helen Keller अगर देख पाती, if she had sight,
तो तीनों दिनों में वो क्या करती उससे आपको टेबल को फिल करना है, डे 1, डे 2 एंड डे 3। सो सबसे पहले डे 1 में सी द पीपल, लोगों को देखेगी, नो हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को जानेंगी, फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, उनके फेसेस को देखकर, फेसेस पर जो फील है, उनके जो एक्सप्रेशन है उसको देखकर। तो इसमें थोड़ा सा आपको भी लिखना है, फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस एंड ऑब्जर्व देयर एक्सप्रेशंस, और उनके एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करेंगी, ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्विंग देयर एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट इज सेकेंड डे में वो सुबह सुबह उठ जाएंगी, अराइज विद द डॉन, सनराइज को देखेगी, किस तरह से लाइट आती है, कैसे सन जो है वो सोई हुई अर्थ को जगाता है। सो वॉच सनराइज, शॉर्ट में ही लिखेंगे। दूसरे दिन सूरज उगते हुए देखेगी, सनराइज। देन वो म्यूजियम्स में जाएंगी, वहाँ पर एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगी, डिफरेंट एनिमल्स को, और ह्यूमन हिस्ट्री को जानेंगी। सनराइज, SUN, sunrise. Okay, then go to the museums and see animals, see different animals and know about human history. नेक्स्ट थर्ड डे वो सिटी में जाएगी, वहीं पर ही रहेगी, लोगों को ऑब्जर्व करेगी उनकी डेली लाइफ्स में काम करते हुए। सो थर्ड डे पर ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइव्स एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस, Okay, next. Now the author says that you need eyes to be able to see the true self of a person. हेलन केलर कहती है कि आपको आंखों की ज़रूरत है अगर आप एक पर्सन के ट्रू सेल्फ को देखना चाहते हैं। ट्रू सेल्फ मतलब पर्सन का रियल नेचर क्या है, क्या उसके इमोशंस हैं, क्या थॉट होंगे, ये देखने के लिए आपको आंखें चाहिए। देयरफॉर, इसीलिए शी रेफर्स टू द आइज एज विंडो ऑफ द सोल, इसलिए उन्होंने आंखों को सोल यानी कि आत्मा की विंडो, खिड़की कहा है। आप आंखों में देखकर पर्सन की सोल को देख सकते हैं। हाउ इज द नैरेटर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन। अब हेलन केलर तो देख नहीं पाती, तो किस तरह से वो किसी पर्सन की फीलिंग्स को समझती हैं, तो वो टच के थ्रू या फिर उनकी वॉइस के थ्रू। जब आप बोलते हैं, अगर आप सैड है तो वॉइस आपकी डिफरेंट होती है, अगर आप हैप्पी है या फिर एंग्री है तो वॉइस से वो सुनने से उसको पता लग जाता है, या फिर एक्शंस के थ्रू वो पता लगा लेती हैं कि पर्सन की फीलिंग क्या है। सो द नैरेटर यानी कि हेलन केलर अंडरस्टैंड्स फीलिंग्स थ्रू टच, then tone of voice and through actions. Okay, next is let us think and reflect. अभी कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपको गिवन है चैप्टर से, कुछ चैप्टर का कुछ पार्ट दिया है, उनको रीड करिए और फिर क्वेश्चंस को आंसर करिए जो उनके बाद गिवन है। सो आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, एक पत्ती में जो डेलिकेट, इतनी नाजुक, बहुत आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, सिमेट्री होती है, यानी कि लीफ जैसी एक साइड पर है बिल्कुल वैसी ही दूसरी साइड होती है, मैं उसको फील कर पाती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च और द रफ शागी बाक ऑफ अ पाइन। ये पाइन और सिल्वर बर्च दोनों ट्रीज हम चैप्टर जब हमने रीड किया था उसमें देख चुके हैं। तो मैं बहुत प्यार से अपने हाथ को पास करती हूँ, यानी कि हाथ फेरती हूँ सिल्वर बर्च जो ट्री है उसकी स्मूथ स्किन पर, उसकी स्किन स्मूथ होती है, और पाइन की जो शागी और रफ, बहुत खुरदुरी और रूखी उसकी जो बाक है, उसके थ्रू मैं अपने हैंड्स को पास करती हूँ, यानी कि टच करके वो डिफरेंट चीज़ों का टेक्सचर क्या है वो पता लगाती हैं। इन स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु में, आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन द सर्च ऑफ अ बर्ड, फिर मैं ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनको टच करती हूँ इस उम्मीद में कि शायद मुझे कोई कली दिख जाए। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप,
उनका ये कहना है क्योंकि विंटर सीजन में नेचर में कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है, लेकिन जैसे स्प्रिंग सीजन आता है आप देखेंगे न्यू लीव्स आ जाएंगे, फ्लावर्स ब्लूम करने लगेंगे, फूल खिलने लगेंगे, कलियां आ जाएंगी। तो बर्ड, अगर आपको कली मिल जाती है तो इसका मतलब है कि नेचर जाग चुका है, वो अवेकनिंग नेचर का एक साइन है अपनी विंटर स्लीप के बाद, क्योंकि विंटर्स में कुछ ज़्यादा नहीं होता नेचर में, इसलिए उनको लगता है कि विंटर्स में शायद नेचर प्रकृति सोती रहती है और विंटर के बाद वो जागती है। तो अगर आपको बर्ड मिल जाती है तो इसका मतलब स्प्रिंग आ गया है। ओकेजनली, कभी कभी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरी किस्मत बहुत अच्छी होती है। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, बहुत प्यार से मैं एक छोटे ट्री के ऊपर अपना हाथ रखती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्वीवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, एक जो बर्ड हैप्पीली गाना गा रही है उसकी उस हैप्पी क्वीवर को, वो एक जो हल्की सी कांपती है बर्ड, उसको भी मैं फील कर पाती हूँ, क्योंकि वो सॉन्ग को सुन नहीं पाती, बर्ड को देख नहीं पाती, तो शायद जब वो गाना गाती होगी थोड़ा क्वीवर जो होता है उसको भी मैं फील कर पाती हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चंस। व्हाट डज द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिंबलाइज, यहाँ पर कहा है कि बहुत डेलिकेट, बहुत ही नाजुक सी, कोमल सी सिमेट्री होती है लीफ में, वो किस चीज़ का सिंबल है, वो क्या सिंबलाइज करती है? वो नेचर में जो डिज़ाइन है, नेचर की जो ब्यूटी है उसको सिंबलाइज करती है। तो आंसर आप लिखेंगे द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ सिंबलाइजेज ES the beauty and design in nature. Next is list two phrases from the extract से दो phrases बताइए कौन से हैं that describe the texture of object in nature. नेचर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेक्सचर अलग अलग है, मतलब टच करने पर वो अलग दिखते हैं। कौन से दो फ्रेजेस ये बताते हैं? तो एक तो ये है स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च, ये लिख देंगे आप, अभी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये फर्स्ट फ्रेज हो गई। और दूसरी है द रफ एंड शैगी बार्क ऑफ पाइन, ठीक है, पाइन ट्री जिसकी जो बार्क है वो रफ होती है, शैगी होती है, और बर्च, सिल्वर बर्च जिसकी स्मूथ स्किन होती है। तो स्मूथ और रफ ये दोनों टेक्सचर ही है। नेक्स्ट, ये दोनों सेकेंड क्वेश्चन के आंसर्स हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, सही से सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। द फ्रेज अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, नेचर जाग जाता है विंटर स्लीप के बाद, सर्दियों में सोने के बाद। रेफर्स टू, ये किसको रेफर करता है? ये रेफर करता है द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि इस नेचर जाग गया है विंटर स्लीप के बाद, यानी कि स्प्रिंग सीजन आ गई है, बसंत ऋतु आ गई है। नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में राइटर की टोन क्या है? नोस्टाल्जिक, वो पुरानी कोई बात को याद कर रही है, प्राउड फील कर रही है, गर्व महसूस कर रही है, एडमायरिंग, किसी की तारीफ कर रही है, या फिर सेलिब्रेटरी, सेलिब्रेट कर रही है। तो यहाँ पर वो एडमायर कर रही है नेचर को, तो उनकी टोन एडमायरिंग है। नेक्स्ट इज, अभी एक और एक्सट्रैक्ट गिवन है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई शुड अराइज विद द डॉन, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, तो एक जो थ्रिल करने वाला एक जादू है जिससे रात बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है दिन में। सुबह सुबह उठकर मुझे वो देखना चाहिए, कैसे अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगता है और लाइट आने लगती है। आई शुड बिहोल्ड विद द ऑ मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ऑसम आपको लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और आप एक तरह से हैरानी होती है आपको उसको देखकर। तो उसके बाद एक हैरानी के साथ मैं देखूंगी द मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइट, एक मैग्निफिसेंट शानदार, पैनोरामा मतलब दृश्य, लाइट का एक बहुत शानदार दृश्य मैं देखूंगी उसके बाद, विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, जिससे कि सन अवेकन यानी कि जगाता है सोती हुई धरती को। रात में अर्थ सोती रहती है क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटीज़ उसके ऊपर नहीं होती, फिर दिन में जैसे जैसे लाइट आती है, सनराइज होता है, अंधेरा कम होके जो सुबह उसमें लाइट आपको दिखाई देने लगती है, तो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, बर्ड्स आपको दिखेंगी, लोग दिखेंगे काम पर जाते हुए, बच्चे दिखेंगे स्कूल जाते हुए। तो जो हेलन केलर है उनको लगता है कि सारी रात अर्थ सोती है, सुबह सनराइज होता है, वो अर्थ को जगाता है, तो उसके ऊपर एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दिन मैं डिवोट करूंगी, पूरा समर्पित कर दूंगी। हैस्टी मतलब होता है जल्दी, ग्लिम्स मतलब एक झलक देखना, दुनिया की जल्दी से एक झलक मैं देखूंगी, पास्ट एंड प्रेजेंट,
वर्ल्ड पहले कैसा था, प्रेजेंट में वो कैसा है। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, मैन ने कैसे प्रोग्रेस किया है, ह्यूमन की क्या हिस्ट्री रही है, पहले वो कैसे थे, उसके बाद में किस तरह से चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की है वो मैं देखूंगी। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम्स, इसलिए मैं म्यूजियम्स जाऊंगी। ओके नेक्स्ट, नाउ द वर्ल्ड थ्रिलिंग हैज़ बीन यूज्ड विद मिराकल, मिरेकल जो है जादू वो थ्रिल करने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग, इनमें से कौन सा वर्ड थ्रिलिंग के साथ मैच नहीं होता, जिसे देखकर आप या फिर जिसे फील करके आप थ्रिल हो जाए। सो एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस आपने किया, आपका थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई थ्रिलिंग टेल भी हो सकती है कहानी, देन थ्रिलिंग नॉलेज नहीं हो सकती, नॉलेज थ्रिल करने वाली थ्रिलिंग एडवेंचर हो सकता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये मैच नहीं करता थ्रिलिंग वर्ड के साथ। नाउ व्हाई डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ, राइटर ने अर्थ को स्लीपिंग अर्थ क्यों कहा है, कि रात में अर्थ सोती रहती है, सुबह वो जागती है, क्योंकि रात में सब कुछ बहुत क्वाइट होता है, स्टिल होता है, ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होती लोगों की, एनिमल्स की, इवन नेचर भी एट रेस्ट होता है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो अस्लीप है, सोई हुई है। ओके, ये एक पोएटिक तरीका है जो राइटर है उसका, ये शो करने का कि नेचर एट रेस्ट होता है रात में। तो आंसर इसका आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय, everything becomes quiet and calm, सब बहुत शांत होता है, एकदम क्वाइट होता है। आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इवन नेचर। सो इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है, लुक्स लाइक द अर्थ इज अस्लीप, कि अर्थ जो है वो सोई हुई है, इसीलिए ऑथर ने स्लीपिंग अर्थ बोला है अर्थ को। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन, सही रीजन से सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। द राइटर विशेज टू डेडिकेट द डे टू अ ब्रीफ लुक एट द प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ल्ड बिकॉज, जो राइटर हैं वो दूसरा दिन डेडिकेट करना चाहती है, एक ब्रीफ लुक, थोड़ी सी झलक वो देखना चाहती है वर्ल्ड के पास्ट और प्रेजेंट की। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज क्योंकि वो समझना चाहती है कि क्या न्यू चेंजेस आए हैं वर्ल्ड में विद टाइम। सो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो समझना चाहती हैं, हाउ वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, किस तरह से दुनिया चेंज हुई है, क्योंकि पहले से उनके पास आइज़ नहीं है तो वो नहीं जानती क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो एक ही दम से जाकर वो एक झलक देख लेंगी, पहले कैसा था, बाद में, और अभी किस तरह से क्या न्यू इन्वेंशंस की है ह्यूमन बींग्स ने, या फिर किस तरह से नेचर या अर्थ चेंज हुई है, हाउ वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। ठीक है, टाइम के साथ दुनिया कैसे बदली, वो ये समझना चाहती है। नेक्स्ट इज व्हाई डज द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम्स इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में आप देखेंगे बहुत बार राइटर ने शुड वर्ड यूज किया है। आई शुड अराइज, मुझे डॉन के साथ उठना चाहिए, देन आई शुड बी होल्ड, देन उसके बाद आई शुड डिवोट द डे, ओके, आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, मैं ये देखना चाहूंगी। तो शुड यहाँ पर क्यों उन्होंने इतना यूज किया है, ये शो करता है कि अगर वो देख सकती तो वो क्या क्या करती, शुड से वो ये बता रही हैं। तो आंसर आप लिखेंगे द राइटर यूजेस शुड मल्टीपल टाइम्स इन द एक्सट्रैक्ट, मल्टीपल टाइम्स वो शुड यूज करती हैं एक्सट्रैक्ट में, टू शो, ये दिखाने के लिए, व्हाट शी वुड लाइक टू डू, वो क्या करना चाहेंगी, वुड लाइक टू डू इफ शी हैड साइट, अगर उनके पास आंखें हो, वो देख सके तो वो क्या करना चाहेंगी, वो सब चीज़ें क्योंकि एक्सट्रैक्ट में उन्होंने बताई है, इसीलिए इतनी बार उन्होंने शुड वर्ड यूज किया है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रॉपर आंसर्स लिखेंगे ही हम क्योंकि स्पेस बहुत कम है। द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग, क्योंकि हेलन केलर सुन नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी, तो जो वो लॉस ऑफ साइट और हियरिंग है, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ टच ने इट मेक्स अप, मतलब उसकी कमी पूरी की। एक्सप्लेन करिए स्टेटमेंट को विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट से रेफरेंसेस लेकर।
सो द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग फॉर हेलन केलर। हेलन केलर के लिए सेंस ऑफ टच ने भरपाई की है उनकी लॉस ऑफ साइट और हियरिंग की, एज शी यूजेस हर सेंस ऑफ टच टू, क्योंकि वो अपने सेंस ऑफ टच को यूज़ करती है। किनके लिए? अब ये कुछ रेफरेंसेस हमने दिए हैं टेक्स्ट से। टू फील द सिमेट्री ऑफ लीव्स, लीव्स में जो सिमेट्री है उसे फील करने के लिए। टेक्सचर ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री, एक ट्री की बार्क का टेक्सचर क्या है, वो स्मूथ है या रफ है, वो भी वो टच करके ही फील करती है। फील द फेस ऑफ अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के फेस को वो फील करती है, उसकी क्या शेप है या फिर क्या इमोशंस हैं उनके, वो फील करके ही पता लगाती है। सेंस द मूवमेंट ऑफ अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, ट्री के ऊपर जो बर्ड बैठी है उसकी मूवमेंट को भी वो सेंस करती है सेंस ऑफ टच के थ्रू ही। मतलब वो सभी काम जो हम देखकर या सुनकर करते हैं वो सभी वो सेंस ऑफ टच के थ्रू ही कर लेती है। तो यानी कि सेंस ऑफ टच ने कहीं ना कहीं कमी पूरी की है जो वो देख या सुन नहीं सकती उसकी। ठीक है, थ्रू टच शी फील्स ब्यूटी, इमोशंस एंड नेचर, टच के थ्रू ही वो नेचर को, उनके आसपास जो ब्यूटी है और इमोशंस हैं उनको फील करती है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाई डज द ऑथर बिलीव, ऑथर ऐसा क्यों बिलीव करती है दैट द सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल। उनका कहना है कि सभी सेंसेस इंपॉर्टेंट है, देखना भी ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है, फील करना, टेस्ट करना, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्हें लगता है कि सेंस ऑफ साइट, देखना शायद सबसे ज़्यादा वंडरफुल होगा। ऐसा क्यों है? द ऑथर बिलीव्स दैट सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल बिकॉज इट लेट्स अस एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ नेचर। हमारे नेचर में जो इतनी ब्यूटी है आप कैसे उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे? देखकर ही। द एक्सप्रेशंस ऑन पीपल्स फेस, लोगों के फेस पर क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या वो फील कर रहे हैं अभी या कैसे वो दिखते हैं, ये आप देखकर ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड द कलर्स एंड लाइट दैट सराउंड अस, जो पर्सन देख नहीं सकते उनके लिए लाइट कुछ भी नहीं है, कलर्स उन्हें पता ही नहीं कैसे होते हैं, तो कलर्स और लाइट को आप देखकर ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसीलिए उनका कहना है कि शायद सेंस ऑफ साइट सबसे ज़्यादा वंडरफुल है। नेक्स्ट, now how might the author's opinion on making the most of our senses guide us to be kinder towards people with special abilities? ऑथर का ओपिनियन है कि आपकी जो सेंसेस हैं उनका आपको मैक्सिमम यूज़ करना है, इस तरह से यूज़ करना है जैसे कल वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं? जो लोग स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जिनमें जो देख नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते, जिनकी कोई भी सेंस काम नहीं करती है, उनके प्रति आप ज़्यादा काइंडर बने, ज़्यादा दयालु हो उनके प्रति। तो ऑथर ने हमें रिमाइंड कराया है, द ऑथर्स व्यू रिमाइंड्स अस दैट वी शुड वैल्यू आवर सेंसेस एंड नेवर टेक देम फॉर ग्रांटेड, कि हमारी जो सेंसेस हैं हमें उनको वैल्यू करना, उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इट हेल्प्स अस सी हाउ डिफिकल्ट लाइफ कैन बी फॉर दोज हु लैक अ सेंस। तो अगर आप ये फील कर पाएंगे कि देखना कितना ज़रूरी है, टच कर फील करना कितना ज़रूरी है, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना कितना ज़रूरी है, अगर आपको ये पता होगा तभी आप ये फील कर पाएंगे कि जो लोगों के पास सेंस नहीं होती है, जो देख नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते, उनके लिए लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती होगी। जो स्पेशल एबिलिटीज़ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, लाइक साइट और हियरिंग, दिस अंडरस्टैंडिंग, अगर आप ये समझ पाएंगे, कैन एनकरेज अस टू ट्रीट पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ विद एम्पैथी, रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट। तो अगर आपको ये पता होगा सेंसेस कितनी ज़रूरी है, तभी आप ये समझ पाएंगे कि जिनके पास नहीं है वो सेंसेस, वो लोग क्या मिस कर रहे हैं लाइफ में, और तभी आप ऐसे लोगों को ट्रीट करेंगे एम्पैथी के साथ, उनके प्रति आपकी सहानुभूति होगी, उनकी फीलिंग्स को आप समझेंगे, उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से ऑथर का जो ओपिनियन है, उन्होंने कहा कि अपनी सेंसेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, वो कहीं ना कहीं हमें काइंडर बनाता है स्पेशल एबिलिटीज़ वाले जो लोग हैं उनके प्रति। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिनिंग द लॉस ऑफ अ सेंस। आपकी कोई सेंस ना रहे तो उसको इमेजिन करना क्यों सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दी ऑथर। कहीं ना कहीं रिपीटेड ही क्वेश्चन है। ऑथर का कहना है कि ऐसे सोचिए कल ये सेंस आपके पास होगी नहीं, तो वो इमेजिन करने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप इमेजिन करेंगे द लॉस ऑफ अ सेंस, इट हेल्प्स अस अप्रिशिएट इट्स वैल्यू मोर डीपली, तो आप और अच्छे से उसको वैल्यू कर पाएंगे। अभी आप चीज़ों को क्योंकि देख रहे हैं, बचपन से आपके पास सेंस ऑफ साइट है, आइज़ हैं जो अच्छे से काम करती है, तो आप उसको इम्पॉर्टेंट ही नहीं समझ रहे। अगर आप इमेजिन करें कि कल हम ना देख पाए तो क्या होगा, तो शायद आप देखने को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, तो अगर आप इमेजिन करेंगे कि वो साइट, वो सेंस आपके पास नहीं रही,
तो फिर आप उसे और ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इट रिमाइंड्स अस टू यूज़ एंड एन्जॉय एवरी सेंस फुली। ये कहीं ना कहीं हमें ये रिमाइंड कराता है कि हमें सभी सेंसेस को यूज़ करना है, अच्छे से फुली यूज़ करना है, एंजॉय करना है, एज इफ वी माइट लूज इट टुमारो, इस तरह से कि जैसे हम कल उस सेंस को खो देंगे। नेक्स्ट, नाउ हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंसेस। जो रोज़ाना आप अपने सेंसरी एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों को आप सुनते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, ऑथर का क्या कहना है, वो लोगों को क्या कहती है कि क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए एवरीडे लाइफ में। तो वही है कि ऑथर कहती हैं, वो एनकरेज करती है लोगों को टू यूज़ ऑल देयर सेंसेस, इस तरह से सभी सेंसेस को यूज़ करिए, एज दे माइट लूज देम द नेक्स्ट डे, जैसे कि कल आप उनको लूज कर देंगे। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से शी बिलीव्स पीपल कैन फाइंड डीपर मीनिंग एंड जॉय इन लाइफ। अगर वो ऐसा सोचेंगे, इमेजिन करेंगे लाइफ कैसी हो जाएगी, तो शायद तब वो लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे और उसके डीपर मीनिंग को समझ पाएंगे। नाउ व्हाट डू द ऑथर्स चॉइसेस फॉर द 3 days टेल अस अबाउट हर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज। ऑथर की जो चॉइसेस हैं 3 दिन के लिए अगर मुझे देखने को मिले, पहले दिन मैं अपने फ्रेंड्स को देखूंगी, उनके फेसेस को फील करूंगी, उनके इमोशंस को देखूंगी। सेकेंड डे उन्होंने बताया वो म्यूजियम्स में जाएंगी, सुबह होते हुए देखेंगी वहाँ पर ह्यूमन हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड की क्या हिस्ट्री रही है, पास्ट और प्रेजेंट को देखेगी। थर्ड डे वो लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है उसको देखेंगी। तो ये जो उन्होंने 3 दिन की अपनी चॉइसेस बताई है, ये क्या हमें बताती है उनकी वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ के बारे में। तो ऑथर की जो चॉइसेस हैं वो शो करती है दैट शी वैल्यूज़ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। पहला दिन पूरा उन्होंने अपने दोस्तों को दिया, जिन्होंने उनकी लाइफ को जीने लायक या अच्छा बनाया है, एनरिच किया है। तो इससे पता लगता है कि उसको वो वैल्यू करती है। सो शी वैल्यूज़ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। शी वंडर्स द वंडर्स ऑफ नेचर। नेचर में भी उन्होंने कहा एनिमल्स को वो देखेंगी, किस तरह से जो चीज़ आप शायद नोटिस भी ना करते हो कि दिन कैसे होता है, उन्होंने उसको भी इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि कैसे लाइट आएगी, जो अंधेरा है वो कम होगा, ऐसा लगेगा कि सूरज ने धरती को जगाया है। तो यानी कि नेचर के जो वंडर्स हैं उनको वो बहुत वैल्यू करती है। एंड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड ने कैसे प्रोग्रेस किया है, पहले कैसा था, पास्ट हमारा प्रेजेंट कैसा है, उसको वो बहुत वैल्यू देती है। शी वॉन्ट्स टू सी पीपल शी लव्स, वो उन लोगों को देखना चाहती है जिन लोगों को वो प्यार करती है। द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की ब्यूटी को देखना चाहती है। एंड द अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी ने पास्ट से अब तक क्या अचीव किया है उसको वो देखना चाहती है। दीज चॉइसेस रिवील हर क्यूरियोसिटी, ये चॉइसेस बताती है कि वो बहुत क्यूरियस है, जानने की इच्छा रखती है, कंपैशनेट है लोगों के प्रति, एंड डीप लव फॉर लाइफ्स रिचनेस, लाइफ कितनी रिच होगी जिन चीज़ों को आप देख पाते होंगे उसकी वजह से, उसको वो बहुत, उसके प्रति उनका डीप लव को। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि किस तरह से सेंस ऑफ टच ने मेकअप किया है लॉस ऑफ साइट और हियरिंग को, जो ऑथर हेलन केलर है उनके लिए। ये आपको टेक्स्ट से कुछ स्टेटमेंट्स या फिर कुछ एग्जाम्पल्स देकर बताना था। तो कहीं ना कहीं वो अपने सेंस ऑफ टच को यूज़ करती है लीव्स की सिमेट्री, यानी कि नेचर की ब्यूटी को, उसके डिज़ाइन को फील करने के लिए, उसमें जो टेक्सचर है डिफरेंट उसको फील करने के लिए, अपने फ्रेंड्स के फेस को फील करने के लिए, और बर्ड्स जो उसका क्वीवर है, उसकी जो मूवमेंट है गाती हुई बर्ड की, उसको फील करने के लिए। वो गाती हुई बर्ड को देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, स्टिल आप देखते हैं या उसके गाने को सुनते हैं तब आप फील करते हैं, लेकिन वो सिर्फ सेंस ऑफ टच से ही उसकी मूवमेंट को फील करके ही बता देती है कि शायद वो बहुत खुश है, हैप्पी क्वीवर है उसकी वो, और वो गाना गा रही है। तो जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, तब एक्सपीरियंस करते हैं, वो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ टच से एक्सपीरियंस कर रही है। तो यानी कि उसने, सेंस ऑफ टच ने कमी पूरी की है लॉस ऑफ साइट और हियरिंग की। थ्रू टच शी फील्स ब्यूटी, इमोशंस एंड नेचर। वाई डज द ऑथर बिलीव सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल? सेंस ऑफ साइट सबसे ज़्यादा वंडरफुल क्यों है? क्योंकि वो हमें नेचर की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने में, लोगों के फेस पर जो एक्सप्रेशंस हैं उनको ऑब्जर्व करने में, लाइट और कलर्स को देखने में हेल्प करती है, जो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सेंस ऑफ साइट उन्हें सबसे ज़्यादा वंडरफुल लगती है। किस तरह से ऑथर का जो ओपिनियन है कि हमें अपने सेंसेस का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, वो कैसे हमें स्पेशल एबिलिटीज़ वाले लोगों के प्रति और ज़्यादा दयालु बनाता है। तो ऑथर का जो व्यू है कि अगर हम अपनी सेंसेस को वैल्यू करेंगे, उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, तभी हम ये देख पाएंगे कि जिनके पास वो सेंसेस नहीं है वो लाइफ में क्या मिस कर रहे हैं या फिर उनके लिए लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है।
अगर आप इमेजिन करें, आप देख नहीं सकते, या फिर एक दिन ब्लाइंड फोल्ड कर लीजिए और वो दिन गुजारिए, तब आप समझ पाएंगे जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए लाइफ कितनी मुश्किल होती है। तो देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते, तो ऐसा करके ऑथर कहीं ना कहीं हमें एनकरेज करती है कि हम स्पेशल एबिलिटीज़ वाले लोगों के प्रति एम्पैथी रखें, उनको रेस्पेक्ट करें और उन्हें सपोर्ट करें जितना हो सकता है। क्या सिग्निफिकेंस है ये इमेजिन करने का कि आपकी सेंसेस कल नहीं रहेगी, तो ऐसा इमेजिन करने से हम कहीं ना कहीं उन सेंसेस को और ज़्यादा डीपली वैल्यू करेंगे। ये हमें रिमाइंड कराएगी कि हमें हर सेंस को फुल्ली यूज़ करना है और एंजॉय करना है। नेचर को इस तरह से देखना है, हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से कि कल आप शायद देख ही ना पाए, ऐसे सुनना है एक साउंड को कि कल शायद आप सुन ही ना पाए, अगर जैसे कि कल वो आपके पास नहीं रहेंगी। किस तरह से ऑथर एनकरेज करती है लोगों को एवरीडे लाइफ को आप कैसे अप्रोच करें, कैसे जिए, कैसे आपका सेंसरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऑथर कहती है कि सभी सेंसेस को इस तरह से यूज़ करिए जैसे कि नेक्स्ट डे वो रहेगी ही नहीं। ऐसा करने से उनको लगता है कि लोग लाइफ को ज़्यादा जॉयफुली जिएंगे और उसके असली मीनिंग को समझ पाएंगे। लाइफ का मतलब ही यही है, सभी सेंसेस को यूज़ करके आपको हर चीज़ को एंजॉय करना है। देन ऑथर की जो 3 चॉइसेस हैं 3 दिनों की, वो क्या बताती है कि ऑथर किन चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देती है, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। तो वो बताती हैं कि वो जिन लोगों से वो प्यार करती है, तो उनको वो देखना चाहती है, अर्थ की ब्यूटी को देखना चाहती है और ह्यूमैनिटी ने क्या चीज़ अचीव की है वो देखना चाहती है। 3 दिन इसी तरह से उन्होंने बांटे हैं। तो ये चॉइस बताती है कि एक तो वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करती है, जो लोग उनकी लाइफ में हैं उनकी कीमत उनको पता है कि वो उनके लिए कितने ज़रूरी है। फिर नेचर के वंडर्स की बहुत वैल्यू है उनकी लाइफ में, उसको वो देखना चाहती है और वर्ल्ड ने कितनी प्रोग्रेस की है वो एक्सपीरियंस वो करना चाहती है। चॉइसेस उनकी क्यूरियोसिटी को, कंपैशन को और लाइफ की रिचनेस के प्रति डीप लव को दिखाती है। चलिए आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लर्न सेंसरी वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव। सेंसरी वर्ड्स जो होते हैं, जो सेंस हमारे काम करती हैं, वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वो हमें बताते हैं कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड को, जैसे हाउ वी सी, कैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट या फिर फील समथिंग, किसी चीज़ को फील करते हैं। अब नीचे एक टेबल आपको गिवन है, उसे कंप्लीट करना है विद सेंसरी वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 2 फॉर द 5 सेंसेस इन कॉलम 1, एड न्यू वर्ड इन कॉलम 3। यहाँ पर चैप्टर से कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, जैसे व्हाट यू सी, आप क्या देखते हैं, पैनोरामा, हम दृश्य देखते हैं। इसके अलावा एक वर्ड आप ऐड करिए। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हम कलर्स को देखते हैं, लाइट को देखते हैं। सेकेंड आप लिखेंगे सेंस ऑफ साइट, हेल्पफुल है पैनोरामा और कलर्स में, कलर्स। नेक्स्ट व्हाट यू हियर, आप क्या सुनते हैं, जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं। और इसके अलावा आप क्या सुन सकते हैं, म्यूजिक, लोगों की बातें, लाफ्टर, हंसी अगर आपको सुननी है तो वो देखकर आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ना ही फील करके, वो आपको सुन के जो है, मतलब लाफ्टर जो है वो सेंस ऑफ हियरिंग से रिलेटेड है। फिर व्हाट यू स्मेल, आप क्या स्मेल करते हैं, परफ्यूम, खुशबू, और उसके अलावा फ्लावर्स, फूलों की खुशबू, या फिर स्पाइसेस की खुशबू, या फिर कई लोगों को जो वो एक वेट सॉइल, बारिश के बाद गीली मिट्टी की जो खुशबू होती है वो भी आप लिख सकते हैं। सो परफ्यूम एंड फ्लावर्स लिख देते हैं। चलिए अभी फ्लावर्स। नाउ व्हाट यू टेस्ट, आप क्या टेस्ट करते हैं, रेलिश, रेलिश मतलब स्वाद लेना किसी चीज़ का। तो एक और चीज़ जो सेंस ऑफ टेस्ट से रिलेटेड होगी, कोई भी टेस्ट का नाम आप लिख सकते हैं, सॉल्टी, स्वीट, स्वीट, ओके, बिटर, कोई भी। व्हाट यू फील, आप क्या फील करते हैं, रफ रफ चीज़ों को आप फील करते हैं, सॉफ्ट को फील करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको कॉलम 1 में सेंसेस के नाम गिवन है, कॉलम 2 और 3 में उन सेंसेस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको लिखने हैं। कॉलम 2 में लिखे हुए हैं, 3rd में आप लिखेंगे। नेक्स्ट, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। सेंटेंसेस कुछ गिवन है टेक्स्ट से, उसमें आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। सो फर्स्ट इज आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। मैं उस 3 पीरियड्स को देखने वाले 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो यहाँ पर वर्ब है शुड डिवाइड, इसे आप अंडरलाइन करेंगे, शुड डिवाइड। देन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहूंगी, शुड वॉन्ट, चाहना। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन, सुबह सुबह अगले दिन मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए, सो शुड अराइज ये वर्ब है। आई शुड बिहोल्ड विद ओ, मुझे विद ओ एक
हैरानी के साथ देखना चाहिए, शुड बी होल्ड। नाउ द वर्ड्स यू हैव अंडरलाइंड आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ब्स। जो वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए हैं वो दो वर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, शुड एंड डिवाइड, शुड और वांट, शुड और अराइज, शुड और बिहोल्ड। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस शुड इज द मॉडल वर्ब, जिसे हम सजेशन कहते हैं। शुड क्या है? मॉडल वर्ब है, सजेस्ट करता है कि मुझे ये करना चाहिए, आई शुड डिवाइड, डिवाइड करना चाहिए, आई शुड वांट, मुझे ये देखने की इच्छा होनी चाहिए, आई शुड अराइज, मुझे उठना चाहिए, आई शुड बिहोल्ड, मुझे देखना चाहिए। और जो सेकंड वर्ब है डिवाइड, वांट, अराइज और बिहोल्ड, ये हमारी मेन वर्ब है। ये मेनली बताती है कि क्या हमारा काम है। मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो एक्सप्रेस करती है नेसेसिटी को, ज़रूरत को, कई बार पॉसिबिलिटी, ये काम हो सकता है या नहीं, देन परमिशन किसी से आपको लेनी हो उसके लिए, या एबिलिटी, वो काम आप कर सकते हैं या नहीं। ये कुछ मॉडल वर्ब्स हमारी एक्सप्रेस करती है। इन्हें हम मेन वर्ब से पहले यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलते हैं आई शुड डू दिस, आई शुड गो, ठीक है ना, गो के पहले शुड आया, मेन वर्ब के पहले ही आती है। टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब को जाने का मेन फंक्शन क्या है उसको बताने के लिए शुड मतलब ये आपको करना चाहिए, ठीक है ना, एक तरह से सजेशन है। कॉमन मॉडल वर्ब्स जो हम यूज करते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ऑट टू। ओके, अब आइडेंटिफाई करनी है आपको मॉडल वर्ब्स। कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उनमें से चूज करिए उनका फंक्शन, वो किस लिए आई है, जो वो एक्सप्रेस करती है फ्रॉम द गिवन इन बॉक्स बिलो। नीचे बॉक्स में कुछ फंक्शंस आपको गिवन है। क्या वो पॉसिबिलिटी को दिखाती है, ये काम हो सकता है? क्या वो नेसेसिटी, ज़रूरत को दिखाती है? या फिर एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली। एबिलिटी दिखा रही है, आपकी योग्यता को बता रही है, वो क्या आप इतने एबल है, या आपके मॉरल ऑब्लिगेशन को बता रही है, मॉरली ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या चीज़ वो वर्ब, जो मॉडल वर्ब है वो बताती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, तुम इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हो। सीख सकते हो, कैन यहाँ पर यूज हुआ है सकते हो, यानी कि एबिलिटी के लिए। तो मॉडल वर्ब है यहाँ पर कैन, लर्न के पहले आई भी है, और ये शो करती है एबिलिटी कि आप इतने एबल हो कि आप इससे सीख सकते हो। दे माइट अराइव लेट ड्यू टू द ट्रैफिक, वो ट्रैफिक की वजह से शायद लेट आए। माइट अराइव, तो माइट यहाँ पर आपको बताया भी गया था, मे, माइट, ये आप हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। माइट यहाँ पर मॉडल वर्ब है जो बताती है पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। दे माइट अराइव लेट, वो शायद लेट आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है लेट आने की, पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर से पहले उसे होमवर्क फिनिश करना चाहिए। शी मस्ट डू इट, उस करना पड़ेगा, तो ये एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है। मस्ट हमेशा जो काम ज़रूरी है उसे बताता है, ये है नेसेसिटी। यू ऑट टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक, दे ऑट टू, उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ऑट टू हमेशा बताता है मॉरल ऑब्लिगेशन को, कि मॉरली क्या काम सही है। मॉरल ऑब्लिगेशंस, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन, कि आप माफ़ी मांगे अगर आपने कोई गलती की है। सॉरी बोलना मॉरली अच्छा होता है। ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी, सॉरी, ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज़, वो एक तरह से प्लीज़ भी आ गया बाद में, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि वो लस्सी उसको दे दो। ही वुड लाइक टू हैव इट, वो लस्सी लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर वुड जो है वो शो करता है पोलाइट रिक्वेस्ट को। ओके, तो ये हमारे मॉडल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रामर में। अभी 8th और 9th दोनों ही क्लासेस में क्या होते हैं, क्या शो करते हैं, आपको पता होना चाहिए। कैन शो करता है एबिलिटी को, जैसे कई बार आप बोल देते हैं, कई बच्चे बोलते हैं अगर आपको पानी पीने जाना है, कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, सेंस तो वही है, मतलब ट्रांसलेट तो वैसे ही होगा, लेकिन कैन यहाँ पर हो जाएगा एबिलिटी के लिए, क्या मैं पानी पीने जाने लायक हूँ, इस तरह से इसका मीनिंग इस तरह से बनेगा, इसलिए हम मे यूज़ करते हैं। मे जो मॉडल वर्ब है वो शो करती है परमिशन को, ठीक है, जब आप किसी से परमिशन लेते हैं, जा सकता हूँ क्या आप मुझे परमिट करेंगे, तो तब हम मे यूज़ करते हैं। एनीवेज, कैन शो करता है एबिलिटी को, माइट मतलब पॉसिबिलिटी, ये काम हो सकता है। मस्ट, ये आपको करना ज़रूरी है, नेसेसिटी। ऑट टू, ये आपको करना चाहिए।
वुड यानी कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है। अब सिचुएशंस कुछ गिवन है कॉलम 1 में, उनके फंक्शन दिए कॉलम 2 में, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। इन द सेंटेंसेस कॉलम 4 में जो सेंटेंसेस हैं, अब आपको मॉडल वर्ब लिखनी है, वहाँ पर कौन सी आएगी, फ्रॉम द कॉलम 3, थर्ड कॉलम में जो वर्ब्स हैं। जब आप ब्लैंक्स को फिल कर लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे फंक्शन ऑफ ईच मॉडल वर्ब यू यूज्ड विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। ठीक है, 4 कॉलम्स हैं। कॉलम 1 में वो सिचुएशन आपको दी है, यू वॉन्ट टू लीव वर्क अर्ली, आज आपको काम से जल्दी घर जाना है। कॉलम 2 आपको बताएगा आपका जो सेंटेंस है जो आप कह रहे हैं उसमें क्या टोन होनी चाहिए, वो परमिशन के लिए है। कॉलम 3 में आपको यहाँ पर कुछ मॉडल वर्ब्स गिवन है, इनमें से आप यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पर कॉलम 4 में वो सेंटेंस है, ब्लैंक आई लीव अर्ली टुडे इफ़ आई फिनिश ऑल माई टास्क, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकता हूँ अगर मैं अपने सभी टास्क फिनिश कर लूँ। अभी हमने डिस्कस किया परमिशन के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, मे। जैसे आपको भी क्लास से बाहर जाना होता है, आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं मे से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मे आई लीव अर्ली। अब बॉस से अपने पूछेंगे क्या मैं जल्दी घर जा सकता हूँ, इफ़ आई फिनिश माई टास्क, अगर मैं अपने टास्क कंप्लीट कर लूँ। सेकेंड में है यू हैव एन इम्पॉर्टेंट डेडलाइन टुमारो, कल एक इम्पॉर्टेंट डेडलाइन है, कल तक आपको कोई काम फिनिश करना है। तो यहाँ पर आपको की क्या ऑब्लिगेशन है, क्या जिम्मेदारी है, वो आपको शो करना है। आई ब्लैंक फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, कल तक मुझे ये रिपोर्ट फिनिश करनी ही है। अब यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, आप ऑट टू नहीं यूज़ करेंगे। नैतिकता नहीं कहती कि आपको ये काम करना है, वो आपकी ज़रूरत है, नेसेसिटी है, तो यहाँ पर आएगा मस्ट। ओके, नेक्स्ट इज योर फ्रेंड इज थिंकिंग वेदर टू ज्वाइन आर्ट क्लास, आपका फ्रेंड सोच रहा है आर्ट क्लास ज्वाइन करूँ या नहीं। अब आप उसे एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस वाली टोन आपको यूज़ करनी है। यू ब्लैंक कंसिडर ऑल द प्रोस एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले सभी प्रोस और कॉन्स आपको तुम्हें सोच लेने चाहिए, कंसिडर कर लेने चाहिए। सो यू शुड कंसिडर। ठीक है, ये एडवाइस के लिए होगा। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, सिचुएशन है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज़ करेंगे अभी नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है, इट ब्लैंक रेन लेटर टुडे, आज बाद में बारिश हो सकती है। इट माइट, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है माइट। नेक्स्ट इज आस्किंग समवन टू पास द सॉल्ट एट द डिनर टेबल, डिनर टेबल पर आप बैठे हैं, सॉल्ट आप चाहते हैं पास करें, पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करनी है। ब्लैंक यू प्लीज पास द सॉल्ट प्लीज, क्या तुम प्लीज सॉल्ट पास कर दोगे। अब यहाँ पर ऑट टू नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में है। वुड यू प्लीज, वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, क्या तुम प्लीज सॉल्ट पास कर दोगे, तो वुड आएगा। नेक्स्ट है, अच्छा पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम मॉरल ऑब्लिगेशन की बात नहीं कर रहे हैं। किसी को आप एडवाइस कर रहे हैं कि तुमने कुछ गलती की है, उसके लिए माफ़ी मांग लो, मॉरल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड कोई मॉडल वर्ब यहाँ पर आएगी। यू ब्लैंक अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक यू मेड, तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यू शुड नहीं आएगा, मांगनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है कि वो मांगे, आप मॉरली उसको बता रहे हैं कि ये तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलती करो तो सॉरी बोल दो। ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है, नेसेसिटी भी नहीं है। सो यू ऑट टू, मॉरल ऑब्लिगेशन है टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक यू मेड। नेक्स्ट, डिसाइडिंग वेदर टू गो फॉर पिकनिक, पिकनिक पर जाएं या नहीं आप डिसाइड कर रहे हैं, आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं। वी ब्लैंक गो टू एनी पार्क नियर बाय फॉर पिकनिक, वेयर टू गो, सॉरी कहाँ पर जाए, हमें जाना चाहिए किसी पास के पार्क में पिकनिक के लिए। सो वी शुड गो, जाना चाहिए, ये सजेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट, नाउ लेट अस लिसन। अभी लिसनिंग की एक्टिविटी है, आप एक कॉन्वर्जेशन सुनेंगे मदर और सन के बीच में। जब आप सुनेंगे तो आपको इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है वो बताना है। फ्रॉम 1 to 7 गिवन बिलो, ट्रांसक्रिप्ट फॉर द टीचर ऑन पेज 41 पेज नंबर पर टीचर के लिए ट्रांसक्रिप्ट है, टीचर इसको रीड करेंगी, आपको सिर्फ सुनना है। चैप्टर में आजकल जो क्वेश्चंस हैं आपके लिखने के लिए भी है, कुछ लर्न करने के लिए, सीखने के लिए भी है, बोलने के लिए भी है और सुनने के लिए भी है। चैप्टर ही वैसे हमारा उसी पर बेस्ड है, तो सभी सेंसेस आपकी काम करेंगी। अब ये सुनने वाली एक्टिविटी है, सिर्फ सुनिए। 3 days टू सी का ट्रांसक्रिप्ट है। तो अनुज कहता है, माँ वी हैव अ न्यू स्टूडेंट इन आवर क्लास, हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट आई है तारा। शी इज़ क्वाइट टॉकेटिव एंड प्लेजेंट, वो बहुत बात करती है, काफ़ी प्लेजेंट है। यू नो द राइटिंग इन हर बुक डजंट लुक लाइक आर्ट्स, उसकी बुक में जो राइटिंग है वो हमारी बुक के जैसी नहीं है, इट्स डिफरेंट, वो अलग है। शी टोल्ड अस दैट इट्स कॉल्ड ब्रेल, उसने बताया कि उसे ब्रेल कहते हैं।
मदर कहती है इट्स ग्रेट टू नो दैट योर स्कूल हैज़ फैसिलिटीज़ टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड्स। वो लड़की विजुअली इम्पेयर्ड है, देख नहीं सकती है, तो मदर कहती है बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि ऐसे बच्चों की ज़रूरतों को तुम एड्रेस कर पा रहे हो स्कूल में। जनरली जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनकी बुक्स ब्रेल में आती है, लेकिन टीचर को ही कई बार ब्रेल नहीं आती, वही बच्चे को नहीं समझा पाते हैं। थैंक्स टू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इसके लिए तुम्हें डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको थैंक यू बोलना चाहिए, विच इज़ पेविंग द वे फॉर इंक्लूजन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। जिन्होंने जो रास्ता अभी बना रहे हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, देख नहीं पाते, उनको भी इंक्लूड किया जाए स्कूल में, सबके साथ ही पढ़े वो भी। और डिजिटल इंडिया दैट्स अबाउट बीइंग कंप्यूटर लिटरेट इजंट इट। तो वो कहता है कि ये तो कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में होता है डिजिटल इंडिया। तो वेल, डिजिटल इंडिया इज अबाउट मोर दैन जस्ट इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट पर आप कुछ काम कर पाए उससे कहीं ज़्यादा है डिजिटल इंडिया। इसका एम है टू इंक्लूड एवरीवन, सभी को इंक्लूड किया जाए, इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़। जो लोग डिसेबल है, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको भी हम इंक्लूड करें बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज हो हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए। इट मीन्स एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती है जो ऐसे लोगों को असिस्ट करती है, जैसे स्क्रीन रीडर्स, स्क्रीन पर जो लिखा होगा, क्योंकि वो उसको देख नहीं सकते हैं, तो जो भी मोबाइल स्क्रीन पर आता है वो सब चीज़ें रीड करता है ये जो असिस्टेंस है। वॉइस ओवर इनेबल्ड स्मार्टफोन्स एंड ऐप्स और स्मार्टफोन जो है उनका वॉइस के ऊपर चलता है। दैट कैन मेक डेली एक्टिविटीज़ ईजियर, जिससे उनकी डेली एक्टिविटीज़ आसान हो जाती है। अनुज कहता है ओ इंटरेस्टिंग, व्हाट इज़ अ स्क्रीन रीडर माँ? स्क्रीन रीडर क्या होता है? आई नो यू वुड आस्क अबाउट इट, मुझे पता था तुम इसके बारे में पूछोगे। वेल, अ स्क्रीन रीडर इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड यूज़ कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स। ये एक ऐप है एक तरह से, जो लोग देख नहीं पाते, जिससे कि वो कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स को यूज़ कर पाए। जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, इट रीड्स अलाउड, वो उसे ज़ोर से पढ़ता है, एंड प्रोवाइड ऑडियो फीडबैक देता है। जो आइकन्स भी होते हैं, व्हाट्सएप है मान लीजिए, गूगल है, तो वो भी उसको 1 बाय 1 रीड करेगा। आप उसको जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे ओपन व्हाट्सएप, तो वो व्हाट्सएप को ओपन कर देगा, आपके मोबाइल पर भी आजकल तो ये। अनुज कहता है ये तो बहुत अमेजिंग है। सो तारा कैन यूज़ कंप्यूटर जस्ट लाइक वी डू। तारा भी मतलब हमारी तरह ही कंप्यूटर यूज़ कर सकती है। मदर कहती है येस शी कैन, हाँ वो कर सकती है। देखो कैन आ गया ना एबिलिटीज़ के लिए। जो आप पढ़ते हैं उसको फिर बाकी डेली लाइफ में भी आप बोलते हैं या इंग्लिश कहीं पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ऑब्जर्व करना है आपको। सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन देयर डेली लाइफ। तो इससे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा उनकी डेली लाइफ में। इट सर्टेनली डज, बिल्कुल इससे डिफरेंस आता है। ये इंश्योर करता है कि लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड है कैन यूज़ डिजिटल सर्विसेज इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पर निर्भर हुए, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प बिना लिए वो डिजिटल सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर पाए। ये इंश्योर करता है। इट कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। ये उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करता है इन द फील्ड्स लाइक IT, बैंकिंग एंड मोर, वेयर दे कैन वर्क जस्ट एफिशिएंटली लाइक एनीबडी एल्स। जहाँ पर जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो भी बिल्कुल दूसरों की तरह ही एफिशिएंट होकर काम कर सकते हैं। वाओ, सो दैट मीन्स पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन वर्क एंड डू थिंग्स ऑन देयर ओन। इसका मतलब जो लोग देख नहीं पाते वो भी अपने आप काम कर लेंगे और खुद से काम करेंगे अपना। आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्कूल, मैं बहुत प्राउड हूँ अपने स्कूल पर। येस, एंड दिस वे वी कैन इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इंडिया रीच एवरीवन। इससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो डिजिटल इंडिया का बेनिफिट है वो सबको मिले, हेल्पिंग देम टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। हर लाइफ के हर एरिया में वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि कोई बच्चा ब्लाइंड है बचपन से ही, अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो लाइफ ना जिए, ऐसा ना हो। चलिए अब हमने सुन लिया, अब आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स बतानी है। अनुज फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेल फैसिनेटिंग एंड वांट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। अनुज को ब्रेल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत फैसिनेटिंग लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा और वो उसको सीखना चाहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फॉल्स, ये कहीं नहीं दिया है हमारी ट्रांसक्रिप्ट में। मदर अनश्योर है कि स्कूल में एफर्ट्स दिए जा रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को इंक्लूड करने के लिए, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। मदर इवन श्योर है कि तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करके, तुम्हारे स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अनुज शुरू में सोचता है डिजिटल इंडिया सिर्फ ये सीखने के बारे में है कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। शुरू में उसने कहा डिजिटल इंडिया तो लेकिन कंप्यूटर्स और इंटरनेट के बारे में ही है, उसे नहीं पता था कि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
मदर को बिलीव है दैट स्क्रीन रीडर्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। ये भी ट्रू है, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए स्क्रीन रीडर बहुत इफेक्टिव है। अनुज पहले से ही जानता था कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स यूज कर सकते हैं। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, मदर ने बताया तब उसको पता लगा। अनुज जानना चाहता है मोर अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। ये ट्रू है, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे अपनी मदर से कि विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं जो उन्हें असिस्ट करती है वो उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में जानना चाहता है। ट्रू। मदर बिलीव्स दैट राइट माइंडसेट इज द बेस्ट सपोर्ट फॉर पर्सन्स हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। नहीं, सही माइंडसेट रखो, यही बेस्ट सपोर्ट है। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ऐसा नहीं है, उनको भी इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिले, इस तरह की टेक्नोलॉजीज हमें उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ेगी मदर को, ऐसा लगता है। ठीक है, सिर्फ राइट माइंडसेट ही काफ़ी नहीं है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्पीक। अब स्पीकिंग की एक्टिविटी है, फिर से आप पेयर्स में काम करेंगे। टेक टर्न्स टू स्पीक फॉर अ मिनट ऑन एनी ऑफ द सेंस यू वैल्यू द मोस्ट। आप किस सेंस को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या देखना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, है सबसे ज़्यादा ज़रूरी सुनना है? जो भी सेंस आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उसके ऊपर आप बोलेंगे 1 मिनट तक। इन प्रॉम्प्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स को फॉर्म करने के लिए। बिफोर यू स्पीक आप बोले उससे पहले आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट, या सेंस ऑफ साउंड, या सेंस ऑफ टच, या सेंस ऑफ स्मेल। अब मुझे तो ऐसा लगता है हेलन केलर की तरह सेंस ऑफ साइट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कोई दूसरी लगती है आप उसके ऊपर भी बोल सकते हैं। सो किस तरह से आप कहेंगे, आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट द मोस्ट बिकॉज सेंस ऑफ साइट को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ क्योंकि इट हेल्प्स मी टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। कोई भी रीज़न आप दे सकते हैं क्योंकि वो मेरी हेल्प करती है टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, या फिर टू सी माई फ्रेंड्स फेस, टू सी माई मदर्स फेस। अगर आप देख नहीं पाते तो आपकी मदर कैसे दिखती हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे दिखते हैं वो भी आप नहीं देख पाते, उनके फेस के एक्सप्रेशन से आप नहीं समझ पाते आपकी मदर आज खुश है, आज दुखी है। माई फ्रेंड्स फेस, आपके फ्रेंड के क्या एक्सप्रेशंस हैं, वो कैसे फील कर रहा है, एंड एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, सेंस ऑफ साइट हमारी हेल्प करती है उन्हें देखने में, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वन ऑफ माई फेवरेट एक्सपीरियंसेस। अब अपना कोई फेवरेट एक्सपीरियंस बताएंगे। मेरा सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस रहा विजिटिंग द माउंटेन्स, कि मैंने माउंटेन्स को विजिट किया, एंड माउंटेन्स एंड सॉ सनराइज, या फिर ड्यूरिंग सनराइज। सनराइज के टाइम पर अगर माउंटेन को आपने देखा हो ड्यूरिंग सनराइज तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में। तो वो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा जहाँ पर सेंस ऑफ साइट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि अगर मैं देख ना पाता तो इतनी इस ब्यूटी को मैं मिस कर देता। दिस इज़ सो बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि आई कुड सी, आप क्या क्या वहाँ पर देख पा रहे थे, आई कुड सी ऑरेंज स्काई, फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, जो जो भी चीज़ें आप देख पा रहे थे वो आप लिख देंगे। या फिर मैंने क्योंकि ताजमहल देखा, वो मुझे सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लगता है। कोई भी चीज़ जो आपने देखी हो, बेस्ट जो लगती है आपको कि इसकी वजह से मुझे सेंस ऑफ साइट बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, वो यहाँ पर आप बताएंगे। आई अप्रिशिएट बीइंग एबल टू सी, मैं देखना बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, या फिर सुनना, या फिर टेस्ट करना। कई बच्चों को हो सकता है सेंस ऑफ टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट लगता हो, जो बहुत फूडी हो, जिनको खाने का शौक हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं सेंस एबल, मैं देख पा रहा हूँ, इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ बिकॉज ये लाइफ को ईजी बनाता है कहीं ना कहीं, बिकॉज इट मेक्स लाइफ इंजॉयबल भी आप लिख सकते हैं। आप लाइफ को मैक्सिमम एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि हम देख पाते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट, गॉड फॉरबिड, भगवान माफ़ करे, इफ़ आई वर टू लूज द सेंस ऑफ साइट, अगर मैं किसी दिन मेरी सेंस ऑफ साइट ना रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, इट वुड मेक मी फील, तो मुझे कैसा फील होगा, इट वुड मेक मी फील वेरी स्केयर्ड एंड सैड। बहुत डरावनी वो दिन होगा जिस दिन आप सुबह उठे और आप शायद देख ही ना पाए उसके बाद से, स्केयर्ड और सैड डे होगा आपके लिए। सो आई वुड नॉट बी एबल टू, मैं अब क्या चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, आई वुड नॉट बी एबल टू रीड बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर अपना कोई गेम आप खेलते हैं वो शायद उतने अच्छे से ना खेल पाए, कार्टून आप देखते हैं वो ना देख पाए आप, वॉच माई फेवरेट प्रोग्राम, वॉच माई फेवरेट कार्टून, जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो तब आप नहीं देख पाएंगे। आई थैंक गॉड आई एम एबल टू सी, मैं गॉड को थैंक यू बोलता हूँ कि मैं देख पाता हूँ
बस ये तो इतना ही है, इसमें क्या करें, दैट आई एम एबल टू सी, आई एम थैंकफुल टू गॉड। ठीक है, इस तरह से फिर आपको ये बोलना है 1 मिनट में। आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट because it helps me to see the beauty of nature, my friend's face and everything around us. One of my favorite experiences visiting the mountains during sunrise. This is so because I could see orange sky and flying birds. I appreciate being able to see because it makes life enjoyable. And God forbid if I lose the sense of sight, it would make me feel very scared and sad. And I would not be able to read books, watch my favorite cartoon, would not be able to see my friend's face, my mother's face, okay, the beauty of nature, I would not be able to see all these things. So I thank God that I am able to see. Okay, next. Now remember to speak clearly and confidently. आप जब बोलेंगे clearly बोलना है, confidence के साथ बोलना है. Glanced at your notes for reference rather than reading. अब नोट्स सिर्फ रीड नहीं करना है, आप एक ग्लांस एक बार देख सकते हैं उनको, लेकिन ऑडियंस को, अपने सामने जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको देखकर बोलना है. आई कांटेक्ट बनाइए उनसे. जेस्चर्स यूज़ करिए, हाथों के जेस्चर्स डिफरेंट या फेस के एक्सप्रेशंस को यूज़ करिए अगर आप चाहे. प्रोनाउंस करिए वर्ड्स को क्लियरली, मम्बलिंग को अवॉइड करना है. स्पीक एट अ स्टडी मॉडरेट, बहुत जल्दबाजी में नहीं बोलना, एक स्टडी आराम से बोलना है, मॉडरेट पेस रखना है. चलिए लेट अस राइट. एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब करता है किसी पर्सन को, प्लेस को, ऑब्जेक्ट को या फिर इवेंट को, टू क्रिएट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द रीडर, कि जो रीडर है, पढ़ने वाले हैं, वो उनके लिए भी मेमोरेबल बन जाए, वो भी जैसे आपने उस चीज़ को देखा बिल्कुल वैसे ही एक तरह से इमेजिन कर पाए. एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको लिखना है डिस्क्राइबिंग अ प्लेस दैट यू विजिटेड रिसेंटली. कोई भी जगह जो रिसेंटली आपने विजिट की हो, आप घूमने गए हो जहाँ पर, उसके बारे में. फॉर द गाइडलाइंस गिवन बिलो टू ड्राफ्ट दिस पैराग्राफ. ओपनिंग लाइन शुरू होनी चाहिए इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्ट के साथ, जिससे कि रीडर का अटेंशन, जो उनका ध्यान है, वो आपकी तरफ आए. इंट्रोड्यूस करिए प्लेस को, पहले जो आपने विजिट किया वो प्लेस था कैसा, उसकी ब्यूटी को पहले एक्सप्लेन आप करेंगे शुरुआत में. कुछ सपोर्टिंग लाइन्स यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल था, या फिर जो वहाँ पर साउंड आपको सुनाई दे रही थी, उनको आप एक तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. स्पेसिफिक डिटेल दीजिए जो आपको, आपकी सेंसेस को अपील किया, कि आपने वहाँ पर देखा, सुना, कैसी वहाँ की स्मेल थी, कोई वहाँ का स्पेसिफिक टेस्ट आप बता सकते हैं, क्या चीज़ें आपने वहाँ पर टच की. आप एलिट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, सिमिलीज यूज़ कर सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं रीडर की अटेंशन को होल्ड करने के लिए. फिर कंक्लूडिंग लाइंस में समराइज करिए डिस्क्रिप्शन को, टू प्रोवाइड अ फाइनल इंप्रेशन जाए रीडर के ऊपर. मेंशन करिए व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्लेस विच अदर्स शुड ऑल्सो एक्सपीरियंस. उस प्लेस के बारे में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि दूसरा जो रीडर है उसका भी मन करे वहाँ पर जाने का. तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप माउंटेन्स पर गए कहीं, मान लीजिए आप कश्मीर गए और आपने डल लेक देखी वहाँ पर. सो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह से आप एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख सकते हैं. लास्ट मंथ आई विजिटेड डल लेक इन कश्मीर, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस आई हैव एवर सीन. एक तरह से आपने शुरुआत की, उसको इंटरेस्टिंग, रीडर का जो अटेंशन है उसको कैप्चर किया. द लेक वॉज शाइनिंग लाइक अ सिल्वर मिरर. एक तरह से सिमिली आपने यूज़ किया यहाँ पर. अंडर द सन आई हेयर द सॉफ्ट साउंड ऑफ वाटर एंड बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द लेक. ये साउंड का भी आपने जो सेंस है उसमें से साउंड वाली भी यूज़ कर ली. The smell of fresh flowers and hot kahwa filled the air. Then I tasted sweet potatoes, taste का भी यूज़ कर लिया, from a boat shop. I touched the cold water with my fingers and felt happy. It was, अब end कर रहे हैं, it was peaceful and magical. Everyone should visit the place once in their life to feel the calm and beauty of nature. Okay? इसी दूसरी जगह के बारे में भी आप लिख सकते हैं. Now let us explore. Do you know how people with visual challenges are able to read and write? जो लोग देख नहीं पाते हैं, विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, वो कैसे लिखते हैं या पढ़ते हैं, क्या आपको ये पता है? They read through touch with the help of braille. उनके लिए एक अलग से स्क्रिप्ट आती है. देखिए जैसे यहाँ पर आपको गिवन है, 6 पॉइंट्स पर ये बेस्ड होती है. इसे ब्रेल स्क्रिप्ट हम कहते हैं. ब्रेल के थ्रू वो पढ़ते हैं. A code is of raised dots that represent the letters of the alphabets. जैसे आपका ए ऐसा होता है, ये उसकी शेप है, ऐसे ही उसमें जो ए है वो कैसे बनेगा, इस तरह से. ये 6 डॉट्स होते हैं. अगर सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर का डॉट रेज्ड है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, वो टच करने से आपको पता लग जाएगा, आपको नहीं, जिन लोगों ने ब्रेल सीखी है उनको, कि ये ए लिखा है तो उसका मतलब होता है ए. ये 2 डॉट्स रेज्ड है तो उसका मतलब है बी.
ऊपर के 2 है तो सी, ये 3 डॉट्स रेज्ड है तो डी। इस तरह से उनके अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। ये ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, इसके थ्रू वो पढ़ते हैं और लिखते भी ऐसे ही है, डॉट्स को रेज करके। ये टेक्टाइल कोड है दैट वाज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स, 9 सालों तक इसे डेवलप किया लुई ब्रेल ने, हु बिकेम ब्लाइंड एट अ वेरी यंग एज ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ये लुई ब्रेल है, पिक्चर आपको गिवन है, जो बहुत यंग एज में ब्लाइंड हो गए थे एक एक्सीडेंट की वजह से। ओके, फिर इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट ये इन्वेंट की थी। 9 साल लगे इनको इसे इन्वेंट करने में। अब नीचे कोड्स आपको गिवन है, इनको यूज़ करके आपको आपका नाम लिखना है। आप बिंदीज यूज़ कर सकते हैं, दाल के ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर डॉट्स भी बना सकते हैं। एक थिक पेपर ले लीजिए, एक शार्प ऑब्जेक्ट से नीचे से, बहुत शार्प मतलब हर्ट नहीं करना है अपने आप को, बहुत केयरफुल रहना है। जो भी आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम राम है, तो इस तरह से पहले आर के लिए ये बिंदी आप लगाएंगे, ए यहाँ पर, एम यहाँ पर, इस तरह से 2 एंड ये, ठीक है। ओके, क्या आपने कभी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में सुना है? फाइंड आउट व्हेन एंड हाउ इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ये नेट से आप पता लगाएंगे, फिर जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आपने ढूंढा, उसको एक शीट के ऊपर लिखेंगे और क्लास बोर्ड पर पुट करेंगे। जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो हम 3 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और इसका मेन एम है कि लोग अवेयर हो, जो लोग डिसेबल्ड है किस तरह से उनको हैंडल करना है, क्या उनके इश्यूज़ हैं, किस तरह से आप उन्हें प्रॉपरली सपोर्ट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। ओके, डू यू वांट टू नो अबाउट साइन लैंग्वेज? क्या आप साइन लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं? उसके लिए नीचे एक लिंक है, आप इस पर जाएंगे साइन लैंग्वेज सीखने के लिए। ओके, जो लोग देख पाते हैं, सुन नहीं पाते, वो साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।